हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग टू यू व्हेनेवर यू आर वाचिंग मी। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? एन, एल, एम और एस हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। जो आज की क्लास में हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को हम डिस्कस करने वाले हैं, और उस प्रिंसिपल का नाम है आफ्बा प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल का नाम है आफ्बा प्रिंसिपल। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है इस आफ्बा प्रिंसिपल में कि आपके नीट और जेई से क्वेश्चन बन जाता है, यहीं से नाम से ही क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड नहीं है। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड नहीं है? तो ये एकमात्र ऐसा प्रिंसिपल है जो साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड नहीं है। ये जो आफ्बा वर्ड है ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इट इज़ अ जर्मन वर्ड। स्टूडेंट, ये एक जर्मन वर्ड है और इस जर्मन वर्ड का मीनिंग होता है कंस्ट्रक्शन। इस जर्मन वर्ड का मीनिंग होता है कंस्ट्रक्शन, या फिर मैं कहूँ कि इसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप, किसी चीज़ को बनाना। अब यहाँ पर इस प्रिंसिपल के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो बेसिकली हम इस प्रिंसिपल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि किसी एटम के अंदर जो सबशेल्स होती हैं, किसी एटम्स के अंदर जो सबशेल होती हैं एस, पी, डी और एफ, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है। इन सबशेल्स के अंदर, एटम के अंदर जो सबशेल्स हैं एस, पी, डी, एफ, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है। तो आगे समझने के लिए मैं आपको बस थोड़ा सा बता दूं कि एस सबशेल को हम एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। पी के अंदर 3 बॉक्स होते हैं, यानी ये 3 एक्सिस पर होता है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। डी को, हालांकि ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और एफ के अंदर फर्दर 7 होते हैं। ये आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। और आप लोगों को ये भी पता है कि एक सबशेल के अंदर, एक सबशेल यानी एक बॉक्स के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ पाते हैं। तो एस सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 2। पी में कितने आ जाएंगे? मैक्सिमम 6, क्योंकि 1 में 2 आएंगे तो 3 में 6 हो जाएंगे। डी सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्यूपाई हो सकते हैं? 10। और एफ सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्यूपाई होते हैं? 14। ये भी हमें पता होना चाहिए। जब हमें ये बेसिक बातें पता होंगी तो अभी प्रिंसिपल तो बहुत आसान है। और हाँ, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि ट्रिकी वे में भी किस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है ट्रिकी वे में, वो भी मैं आपको लास्ट में वीडियो के बताऊंगा। तो आपको पता लग गया कि आफ्बा प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि एकमात्र पहला ऐसा प्रिंसिपल है जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड नहीं है। एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब कंस्ट्रक्शन या फिर बिल्डिंग अप, किसी चीज़ को बनाना होता है। और इस प्रिंसिपल के अंदर ये बताया गया है कि किसी एटम के अंदर जो सबशेल्स होती हैं एस, पी, डी और एफ, इन सबशेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है। तो इस प्रिंसिपल में ये बताया गया है। और एस सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में मैक्सिमम 10 हो सकते हैं और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 हो सकते हैं। ये हम लोगों को जनरली पता होता है। अब अगर हमें इतनी बात पता है तो अब हम लिखते हैं इस लॉ का, इस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट कि ये प्रिंसिपल कहता क्या है। तो ये प्रिंसिपल कहता है इन अ ग्राउंड स्टेट द orbitals are filled in order of their increasing energy। मीन्स इसका स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? तो मैं यहाँ मीनिंग भी लिख देता हूँ। मीन्स इलेक्ट्रॉन फर्स्ट occupy lower energy orbital and then they shall start occupy higher energy level। मीन्स इसमें कहा गया इन द ग्राउंड स्टेट यानी जब एटम अपनी नॉर्मल कंडीशन में है, द ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। जो ऑर्बिटल्स फील्ड होंगे, वो जो एस, पी, डी, एफ ऑर्बिटल्स हैं, उनमें कैसे फिल होंगे इलेक्ट्रॉन्स? उनको कैसे फिल किया जाएगा? उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से। मीन्स
पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में एंटर करेगा जिसकी एनर्जी कम होगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में एंटर करेगा जिसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में एंटर करेगा जिसकी एनर्जी उन दोनों से ज़्यादा होगी। मीन्स इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंटर करेगा। यही मैंने यहाँ लिखा, मीन्स इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, जिसकी एनर्जी कम होगी। फिर जब वो कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल फुलफिल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद देन दे शैल स्टार्ट ऑक्यूपाई हायर एनर्जी लेवल। उसके बाद वो कहाँ एंटर करेंगे, हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो एंट्री होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो फिलिंग होती है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। जैसे जैसे ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग उनमें होती जाती है। अब इस फीलिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कैसे समझाया, तो सबसे पहले जो ऑर्बिटल होता है हमारे पास वो होता है 1s का, यानी फर्स्ट शेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है और वो होता है s ऑर्बिटल, तो ये होता है 1s। उसके बाद सेकंड शेल में जो ऑर्बिटल होता है उसे बोलते हैं हम 2s, और दूसरा होता है सेकंड शेल में 2p। उसके बाद थर्ड शेल में जो होता है वो होता है 3s, 3p, और थर्ड शेल में जो होता है 3d भी होता है। उसके बाद फोर्थ शेल में जो होता है वो होता है 4s, उसके बाद 5p, उसके बाद 5d, और फोर्थ शेल में f सब शेल भी शुरू हो जाती है, तो 4f, इसके बाद 5s, उसके बाद 5p, उसके बाद 5d एंड देन 5f एंड सो ऑन। इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है ये प्रोसेस। लॉ क्या कह रहा है, प्रिंसिपल कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले एंटर करेगा लोअर एनर्जी लेवल में। तो सबसे कम एनर्जी किस में है, 1s की, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इसमें एंटर करेगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 1s से ज़्यादा वाले हैं, जिसकी एनर्जी 1s से ज़्यादा है, तो 1s से ज़्यादा होती है 2s में। 2s के बाद वो एंटर करेगा 2p में, और 2p के बाद एंटर करेगा इलेक्ट्रॉन 3s में। मैं यहाँ एरो के साइन बना देता हूँ। 3s में, 3s के बाद इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 3p में, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 4s में, 4s के बाद इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 3d में, और 3d के बाद इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 4p में, और 4p के बाद 5s में, और 5s के बाद 4d में एंड सो ऑन। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी। 4d के बाद ये 5p, और अगर यहाँ 6s होता तो ये आएगा 6s में। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल लोअर एनर्जी ऑर्बिटल एंड देन हायर एंड देन हायर एंड देन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हायर एनर्जी लेवल। अब यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ने कहाँ एंट्री करी, 1s के अंदर, यानी 1s की एनर्जी सबसे कम होगी इसलिए 1s में एंट्री करी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1s के बाद 2s में, 2s में फिल हुआ। आप इधर देखिए 2s में फिल हुआ। 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p में, 3p के बाद 4s में, 4s के बाद 4p में, 4s के बाद कहाँ आ गया 3d में, 3d के बाद 4p में, 4p के बाद आप देखिए 5s में, 5s के बाद 4d में। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। मींस उसने कहा कि पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में एंटर करेगा, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में एंटर करेगा, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एंटर करता चला जाएगा। तो आप इसको देखिए एक बार, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ। देख लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बड़ी अभी ट्रिकी वे में समझाऊंगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी मैं ऊपर वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा हटा देता हूँ, स्पेस की नीड है। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे। अब बारी आती है कि हमें एक्चुअल में ये एनर्जी लेवल मिल चुका है। अब ये जो अगर एनर्जी लेवल मिल चुका है, तो अभी आप देख रहे हो कि एनर्जी लेवल सबसे कम 1s का, उसके बाद 2s का, उसके बाद 2p का, उसके बाद 3s का, उसके बाद 3p का, उसके बाद 4s का, और फिर 3d का। यहाँ आपको थोड़ा सा ये आएगा कि सर ये बात समझ नहीं आई कि ये तो समझ में आ रहा है कि सबसे पहले कम एनर्जी 1s की है। ठीक है, 1 के बाद 2 आता है तो उसके बाद एनर्जी ज़्यादा होगी 2 वालों की। उसके बाद 3 आता है तो उसके बाद एनर्जी होगी 3s वालों की। उसके बाद 4 आता है तो 4 की होगी, लेकिन पहले 4 आ गया और 3d बाद में चला गया। क्यों? तो इसका मतलब क्या है, हम कैसे अरेंज कर रहे हैं, प्रिंसिपल किस बेस पर है, एनर्जी लेवल पर, ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल पर। तो इसका मतलब अगर पहले 4s आया है और बाद में 3d आया है,
तो उसका मतलब क्या है कि 4s की एनर्जी कम होगी और 3d की एनर्जी ज़्यादा होगी, तभी तो 4s पहले आ गया। अब हमें कैसे पता लगेगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है या किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है? तो स्टूडेंट, मैं आपको एक लॉ होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं n+l रूल। क्या बोलते हैं? n+l रूल। तो हम n+l रूल के बेस पर ये पहचान सकते हैं कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है। तो पहले मैं आपको इनकी एनर्जी के बारे में बताता हूँ कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, फिर ट्रिकी वे में किस तरीके से हम इसको सीखते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 1s, पहले हम 1s की भी देखेंगे, उसके बाद 2p की एनर्जी भी देखेंगे, उसके बाद 3p की भी एनर्जी चेक करेंगे, 2p की एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद 3p की एनर्जी, 3s की एनर्जी चेक करेंगे, फिर 3p की एनर्जी चेक करेंगे। सबकी एनर्जी इसी तरीके से हम चेक करते चले जाएंगे, ठीक है। 3p के बाद मैं कहूँ कि हम 4s की एनर्जी चेक करेंगे, 4s के बाद हम कहें कि 3d की एनर्जी भी हम चेक करेंगे, 3d के बाद 4p, 5s एंड सो ऑन। इस तरीके से सबकी एनर्जी हम चेक करते चले जाएंगे। तो चलिए सबकी एनर्जी चेक करनी है, और सबकी एनर्जी चेक करने का रूल क्या है? n+l रूल। n+l रूल सबके लिए क्या लगाना है? n+l रूल। n+l रूल। अब n+l रूल क्या होता है? तो अभी हमने क्वांटम नंबर्स कवर करे थे, तो लास्ट क्लास में जब क्वांटम नंबर्स कवर करे थे तो मैंने बताया था जो आगे होता है दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? n को, और n क्या था वहाँ पर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n की वैल्यू यहाँ कितनी है? 1। अब जब हमने क्वांटम नंबर्स कवर करे थे तो मैंने बताया था कि l की वैल्यू s सब शेल के लिए, l की वैल्यू कितनी होती है? 0। p सब शेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1। d सब शेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 2। और f सब शेल के लिए l की वैल्यू होती है 3। ये भी हमने कवर किया था। तो चलिए इसकी भी हेल्प लेते हैं। अब हमारे पास ये कौन सी सब शेल है? n तो हमें मिल गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, और s सब शेल है तो s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? s के लिए l की वैल्यू कितनी है? 0। तो 1 + 0, तो कितनी वैल्यू आई, कितनी एनर्जी आई? 1। अब यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 2। n की वैल्यू कितनी है? 2। और l, ये जो l है, इस l की वैल्यू p के लिए l की वैल्यू कितनी है? 1। तो हमने वहाँ 1 रख दिया, तो कितना हो गया? एनर्जी हो गई 3। 2s भी था, अभी हमने 2p कर दिया डायरेक्ट। आप लोग यहाँ पे 2s करो। 2s, तो 2s की चेक करें तो s के लिए तो 0 होती है, तो यहाँ हो गया 2। इसके बाद 2, n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू p के लिए 1 है, तो हमने यहाँ 1 रख दिया, यानी 3 आ गई। उसके बाद n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 3, और l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है? 0। तो 3 + 0 यानी 3। उसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पर n+l यहाँ भी लगेगा, और यहाँ n कितना है? 3, और l की वैल्यू कितनी है? p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ पर कितनी एनर्जी आई? 4। इसी तरीके से 4s के लिए n+l लगाएं तो 4 + 0 यानी 4। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 + d की वैल्यू कितनी है? l की 2, तो 3 + 2 यानी 5। उसके बाद 4 के लिए 4 + p की वैल्यू कितनी है? 1, 5। और 5s के लिए 5 + 0 यानी 5, ठीक है। तो ये हमारी एनर्जीज आ गई, कौन सी एनर्जी आई है, क्या आई है? यानी 1s की कितनी एनर्जी है? 1। 1s की एनर्जी कितनी है? 1। 2s की एनर्जी कितनी है? 2। 2p की एनर्जी 3। 3s की एनर्जी 3। 3p की एनर्जी 4। 4s की एनर्जी 4। 3d की एनर्जी 5। 4p की एनर्जी 5। 5s की एनर्जी 5, ठीक है। अब फिर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अभी तो आपने लगाया कि 1s की एनर्जी कम होती है, सबसे कम 1 की आई, इसलिए हमने पहले रख दिया, ठीक है। 2s की एनर्जी इससे ज़्यादा होगी, ठीक है, 2 आया, हमने रख दिया। 1 से ज़्यादा 2 होता है तो हमने 2 रख दिया। लेकिन सर 2p और 3s दोनों की एनर्जी तो सिमिलर आई, तो आपने 2p को पहले कम क्यों लिखा और 3s को बाद में क्यों लिखा? आप इसको इधर लिख सकते थे क्योंकि दोनों की एनर्जी इक्वल आई है। तो देखो n+l रूल के हिसाब से क्या होता है, जब देखिए n+l रूल बताता है कि n+l रूल का जो सम होता है, n+l का जो सम होता है वो एनर्जी बताता है। इसका सम जिसके ज़्यादा आता है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, यानी n+l की वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा आई उसकी एनर्जी, उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है। n+l की वैल्यू जिसके लिए कम आई उसकी एनर्जी कम है। लेकिन अब जब बराबर आ जाए तो हम कैसे चेक करें कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी एनर्जी कम है? तो उस केस में आप एक नोट बनाकर लिख लीजिए, n will decide the energy of orbital।
L will decide the energy of orbital in case of same value, in case of same value of n plus l, n plus l। यानी अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तो कैसे डिसाइड करेंगे कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है? तो फिर हम केवल किस पर डिसाइड करेंगे? n की वैल्यू पर। मोर द वैल्यू ऑफ n, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोर द वैल्यू ऑफ n, मोर द वैल्यू ऑफ n, मोर विल बी एनर्जी, मोर विल बी एनर्जी। अगर हम n के बेस पर डिसाइड कर रहे हैं, यानी जब n और l की वैल्यू सेम आ गई, तो अब हमें समझ नहीं आ रहा किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो जब हमें ये क्लियर नहीं हो रहा तो हम किस बेस पर देखेंगे? n की वैल्यू पर। जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। अब हम यहाँ देखें तो दोनों की एनर्जी n प्लस एल का जो सम आया 3, n प्लस एल का सम आया 3। लेकिन अब हम n की वैल्यू देखें तो यहाँ n की वैल्यू, केवल n की वैल्यू कितनी है? 2, और यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 3। मैंने कहा जब दोनों का सम सेम आ जाए तो हम किस बेस पर डिसाइड करेंगे? वैल्यू ऑफ n, मोर द वैल्यू ऑफ n। जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, इसलिए 2p को पहले रखा गया है और 3s को बाद में रखा गया है। यानी 2p की एनर्जी कम है और 3s की एनर्जी ज़्यादा है। सिमिलर सिचुएशन यहाँ क्रिएट हुई है 3p और 4s में। दोनों की एनर्जी चेक करी तो यहाँ भी n प्लस एल का जो सम आया वो 4 आया, यहाँ भी n प्लस का सम 4 आया। लेकिन 4 आने के बाद किसकी एनर्जी ज़्यादा, किसकी एनर्जी कम? तो जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा। तो यहाँ n की वैल्यू 3 है और इसके लिए n की वैल्यू 4 है, इसलिए 3p पहले आया, 4s बाद में आया। अब आप कहेंगे कि सर 3d 4s से आगे कैसे चला गया? तो 3d में देखिए आप, 3d की वैल्यू का सम कितना आया? 5, और 4s की वैल्यू का सम क्या आया? 4। तो किसका मतलब एनर्जी किसकी कम है? 4s की, इसलिए हमने पहले 4s को लिखा है, उसके बाद 3d की एनर्जी ज़्यादा है तो बाद में 3d लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आया। और आव्बा प्रिंसिपल ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो फीलिंग होती है वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। मींस जिस ऑर्बिटल की एनर्जी जितनी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेगा, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में, उसके बाद उससे ज़्यादा में, उसके बाद उससे ज़्यादा में, और इस तरीके से सो ऑन। उसके बाद अगर कहीं पर आपको एनर्जी चेक करनी है तो उसके लिए n प्लस एल रूल दिया, और n प्लस एल रूल का सम अगर जिसके लिए ज़्यादा होता है उसकी एनर्जी, उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है। और कहीं पर अगर n प्लस एल रूल का सम इक्वल आ जाए तो वहाँ पर चेक होता है, किस बेस पर चेक होता है? वैल्यू ऑफ n, मोर द वैल्यू ऑफ n, मोर विल बी द एनर्जी। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इस बेस पर हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। होप आपने ये सब देख लिया होगा, एनर्जी भी निकालनी आ गई होगी। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाता हूँ। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ सबको। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, मैं इसको नहीं मिटा रहा। देखिए होता क्या है, अभी तक आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या सीखा था कि अगर मैं सपोज करता हूँ सोडियम का, आपको कहा जाता है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सोडियम। सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, सॉरी सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो आप क्या लिखते हो? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो आज तक आपने सीखा था 281 ये होता है। यही तो, ऐसे ही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जैसे आपसे कहता मैं कि कैल्शियम के लिए एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो आप क्या लिखते? 2882। यही सीखा है ना आपने, इसी तरीके से कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद 8 फिल करते हैं, उसके बाद इस तरीके से। लेकिन ये अब आप भूल जाइए। अब हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो इस प्रिंसिपल के बेस पर लिखेंगे और इस प्रोसेस के बेस पर लिखेंगे। मीन्स अब आज के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस पैटर्न से लिखेंगे और पूरी केमिस्ट्री में बीएससी, एमएससी, नीट, जेई हर जगह यही चलेगा। चलिए, अब ये था आव्बा प्रिंसिपल फाइनल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। जैसे आपसे कहा जाए कि 1 to 30 राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of elements from 1 to 30, from 1 to 30, 1 से 30 तक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है हमारे पास? हाइड्रोजन। अब
हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जब एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 1, और 1 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाएगा, किस सब शेल में जाएगा, सबसे कम एनर्जी वाले में यानी 1s में। और 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं 2, लेकिन हमारे पास तो एक ही है तो हम यहाँ दिखाते हैं 1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग दिखाते हैं यहाँ पर, यानी एक इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कराया हमने, फर्स्ट 1s में, हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से बात आएगी हीलियम की। हीलियम को कैसे लिखा जाए, तो हीलियम को लिखेंगे, अब हीलियम के अंदर एटॉमिक नंबर 2 है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 2, और मैंने बताया कि एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं 2, तो हम क्या लिखेंगे 1s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो गए एस में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 1s2। उसके बाद बारी आती है एटॉमिक नंबर लिथियम 3 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, कम एनर्जी में यानी 1s में, और 1s में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2, तो हमने फिल कर दिए 2। अब हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, बचा कितना 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा नेक्स्ट ऑर्बिटल में, वो क्या है 2s, तो हम क्या लिखेंगे 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए 2 और 1 3। इसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एलिमेंट होता है बेरिलियम 4, जिसका एटॉमिक नंबर होता है, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एंटर होंगे, कम एनर्जी वाले में यानी 1s में 1s2, उसके बाद किस में एंटर करेंगे 2s में, और 2s में कितने आ सकते हैं 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए 4, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी कितने थे 4। किसी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी आपको पता होगा। इसी तरीके से अगर मैं बोरोन की बात करूं तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 क्या होगा 1s2 2s2 2p1, 2 इलेक्ट्रॉन s में, 2 इस वाले s में, और उसके बाद कौन है p, तो p में कितना 1, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन थे 2 2 4 और 1 5, कंप्लीट हो गया। इसके बाद कार्बन की बात करें 6, तो कैसे, पहले सबसे पहले 1s में 1s2, फिर उसके बाद 2s में 2s2, उसके बाद p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, p में मैक्सिमम मैंने आपको बताया था 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितने हैं केवल 2, तो हमने लिख दिया 2p2, ठीक है। अब अगर 2p2 आ सकते हैं तो 7 नाइट्रोजन होता है 7, और 7 के लिए हम क्या लिखेंगे 1s2, सबसे पहले s में जाएगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे 2s में, उसके बाद कितने p में कितने जाएंगे 2p3, 2p3। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, p में मैक्सिमम 6 जा सकते हैं, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन स्टे करते हैं, और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन स्टे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम, मिनिमम तो कितने भी 1, तो n में यहाँ चले गए, नाइट्रोजन का हो गया। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन के बाद बारी आती है कॉन्फ़िगरेशन लिखने की, किसकी, नाइट्रोजन के बाद बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कहाँ जाएगा 1s में 1s2, उसके बाद कहाँ जाएगा 2s में 2s2, उसके बाद p में 2p4, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 8, 2 2 4 और 4 8 फिल हो गए। उसके बाद 9 फ्लोरीन के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p5, 2 और 2 4 और 5 9, कॉन्फ़िगरेशन 9 हो गया। इसी तरीके से नियॉन के लिए जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p6, 2p6, 2 और 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए नियॉन के लिए, p तक पहुँचे और 6, और p में मैक्सिमम 6 ही होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ सोडियम की जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना होगा 1s2, फिर उसके बाद 2s में जाएगा तो कितना हो जाएगा 2s2, फिर p में जाएगा तो कितना होगा 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए 2 और 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन, हमें कितने फिल करने हैं 11, और p ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो अब किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन 3s में, क्या होगा 3s1, तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया सोडियम का। इसी तरीके से मैग्नीशियम के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गए 12, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 कंप्लीट हो गया। उसके बाद बारी आती है एल्यूमिनियम की, एटॉमिक नंबर 13, सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 फिल हो गया। अब 12 तो यहाँ तक फिल हो गए, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 13, कहाँ जाएगा p में, तो क्या हो जाएगा 3p1। उसके बाद 14 सिलिकॉन। चलिए भाई शुरू हो जाओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 है ना,
2p6 3s2 और लास्ट में 3p2 तो है ना आसान। और अभी आपको अभी टफ लग रहा है क्योंकि मैंने इसे ये जान के मिटाया नहीं है ना। अभी मैं ट्रिक सिखाऊंगा तो दुनिया का सबसे आसान यही लगेगा। और वैसे भी आपको जब आप लिखोगे ना, आप एक बार ऐसा करना कि प्रैक्टिस के लिए 1 to 30 अपने आप लिखना, पहले यहाँ देख लेना, फिर अपनी नोटबुक बंद करके लिखना, तो आपको आ जाएगा, याद हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, टिप्स पे हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इस तरीके से याद हो जाएगा आपको सारा। तो आपने यहाँ तक देख लिया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, आई होप आपने यहाँ तक देख लिया। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, यानी 14 तक हम लोगों ने देख लिया कॉन्फ़िगरेशन। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे हम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं भाई? आगे कॉन्फ़िगरेशन होगा आपके पास 15 का। अब मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि आपको पैटर्न आ गया है। 15 पोटेशियम क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और हमें कितने फिल करने हैं? 15 पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम का, और सॉरी फॉस्फोरस कितना होता है? 3p3। ठीक है, उसके बाद बारी आएगी सल्फर 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 हो गए 16 2 4 10 12 और 16। ठीक है, क्लोरीन 17 क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, क्योंकि p में तो 6 आ सकते हैं, तो 5 ही भरे हैं, 6 भी आएगा। नियॉन सॉरी आर्गोन 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब क्या होगा? अब आगे 3p6 यानी यहाँ तक फिल हो गया। p में मैक्सिमम 6 आते हैं, हो गया। अगर हमें 19 का भरना हो यानी पोटेशियम का भरना हो तो क्या होगा? तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर इसके बाद कहाँ जाएंगे? 4s में। तो क्या होगा? 4s1 दैट इज 19। आप देखिए 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 1 19। तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद कैल्शियम 20 क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 हो गया। 20 तक हो गया। अब आ जाओ 21। धड़। सर आपने तो रेल बना दी। हाँ जी, रेल ही बना दी। 21, चलिए भाई 21 देख लेते हैं। स्कैंडियम होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 तक देखो कितने भर गए? 2 4 10 12 16 18 20, यहाँ तक हो गए 20 तक। इसके बाद कौन है? 3d। हमें क्या होगा? 3d 1। आ कितने सकते हैं d में? मैक्सिमम 10, लेकिन फिल कितना करना है? 1। इसी तरीके से स्कैंडियम हो गया। उसके बाद आता है टाइटेनियम 22 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। फिर क्या होगा? टाइटेनियम के बाद अगला आता है 23 वनेडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। अरे मज़ा आने लगेगा बच्चों। 24 को नहीं लिख रहा जी मैं, CR होता है, एक्सेप्शनल होता है। अभी इसमें कुछ नया कांड होगा, कुछ नया, तो अभी वो बताएंगे क्या होगा, तो इसलिए यहाँ छोड़ दिया, या चलो इस पर स्टार लगा दिया। अभी लिख रहा हूँ लेकिन इसमें कांड जो है वो बताऊंगा। चलिए पहले नॉर्मली लिख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ठीक है, 24 हो गए। यहाँ तक 20 और 4 आप काउंट कीजिए। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 4 24। चलिए Mn 25 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। इसी तरीके से 26 आयरन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। आप काउंट कीजिए, हो गया 26। देखिए 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 6 26 और डी में तो भी 10 आ सकते हैं, तो बहुत जगह है। तो आप देखिए यहाँ तक, देख लीजिए ज़रा एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। 26 से आगे 30 भी बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं, पहुँचा देते हैं आपको जल्दी जल्दी। 26 के बाद आएगा 27 के बाद कौन आएगा भाई? ठीक है, 27 कोबाल्ट क्या होता है? 1s2 2s2
2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7। देखिए आप 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 7 27। ठीक है, उसके बाद निकिल 28, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। 10 आ सकते हैं, अभी तो 8 ही आए हैं। ठीक है, उसके बाद अगला होता है कॉपर 29। चलिए ये भी स्टार लगा देते हैं, इस पर भी कंडीशन है, अभी बताएंगे क्या है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 हो गया 29। 20 यहाँ तक और 9 29। और जिंक होता है 30। क्या फिल करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 हो गया जी आपके 30 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आया मजा सा? सर कैसे याद करेंगे सर, 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 2p आता है सर, 3s आता है यार। सर ये तो हमारे साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड, नाइंसाफ़ी हो जाएगी सर, एक भी मिस हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा सर। अरे आप करिए तो, अभी मैंने कहा ना ट्रिक सिखाऊंगा, मज़ा आ जाएगा, मज़ा। पहले आप इसे देखिए, इन दोनों के एक्सेप्शनल की बात करते हैं और फिर दिखाते हैं ट्रिक। बने रहिए वीडियो के साथ, लगे रहिए, मज़ा आ जाएगा। देखिए आप जरा इसको, होप आपने ये सारे देख लिए होंगे। अब मैं सबको मिटा देता हूँ, है ना, सबको मिटा रहा हूँ। क्यों मिटा रहा हूँ सबको? कि बस मुझे CR और CU की बात करनी है, और तो आपको लिखना आ गया। और ये वाली तो सीरीज़ आपको ध्यान है, ठीक है। और सीरीज़ ध्यान भी नहीं है तो आप बने रहिए। अभी बस 5 मिनट के बाद मैं आपको क्या करने वाला हूँ, ये इसके बारे में बताने के बाद, इन एक्सेप्शनल बारों के बाद बताने के बाद आपको ट्रिक सिखाने वाला हूँ। तो डोंट फियर, आई एम हियर, मैं यही हूँ, कहीं नहीं गया। चलिए 24 बच्चों, 24 जो कॉन्फ़िगरेशन हमने सीखा है, आवा अंकल ने जो हमें कहा था, जर्मन वर्ड ने जो हमें कहा था, जिसने भी ये प्रिंसिपल दिया था, उन्होंने हमसे कहा था कि आपको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, और एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर ये है, तो हमने फिल कर दिया। हमने सबको फिल करा, इनको भी फिल कर दिया। लेकिन इनको फिल करने के बाद कहा बेटा आप ना क्या करा, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग, सारे सही हैं, बस आपके 2 गलत हैं। हमने कहा अंकल क्यों? तो बताते हैं अंकल क्यों। अंकल इंग्लिश में बोले, हमें आधी तो समझ नहीं आई, लेकिन फिर बाद में थोड़ी सी बात समझ में आ गई। क्या उन्होंने कहा कि देखो इसका राइट कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, इसका राइट कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ लिखता हूँ क्रोमियम का। उन्होंने जो राइट बताया 1s2, फिर आएगा 2s2, उसके बाद आएगा 2p6, उसके बाद आएगा 3s2, उसके बाद आएगा 3p6, उसके बाद आएगा 4s2, नहीं उन्होंने कहा इसके बाद आएगा 4s1, उसके बाद आएगा 3d5। उन्होंने ये वाला चेंज करा। हमने क्या भरा था 4s2 3d4। भाई हमने जो सीखा हमने तो उसी हिसाब से भरा, पहले S को पूरा भरा फिर D को पूरा भरा। लेकिन उन्होंने कहा ये वाला नहीं भाई, ये वाला नहीं, मैं नहीं मानता, मैं बेईमानी करूँगा और ये वाला मानूंगा मैं। तो हमने कहा अंकल बेईमानी तो कर रहे हो, ये तो बता दो बेईमानी क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बताया समझो बात को, बेईमानी किस बात पे है। कंडीशन होती है, इन्होंने कहा कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं, कोई ऑर्बिटल्स या तो फुलफिल्ड हो या फिर हाफ फिल्ड हो तो वो स्टेबल होता है। कोई ऑर्बिटल या तो फुलफिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो तो वो स्टेबल होता है। अब देखिए समझिए, देखिए एस ऑर्बिटल को मैंने कैसे बताया था कि एस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ पाते हैं, और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे और ऐसे। अगर ये ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आए और 2 ही आ सकते हैं और 2 ही आ गए तो ये क्या है, फुलफिल्ड। इसको क्या बोलता हूं मैं, फुलफिल्ड। इसको क्या बोलूंगा, फुलफिल्ड। इसी तरीके पी ऑर्बिटल को क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल बने, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। अगर इसमें 6 के 6 आ गए ऑपोजिट डायरेक्शन में, 3 अपर डायरेक्शन 3 लोअर डायरेक्शन, तो ये भी क्या है, फुलफिल्ड। अगर डी के लिए बात करूं तो डी के लिए फुलफिल्ड क्या होता है, डी के लिए फुलफिल्ड ये होगा कि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और उसमें अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, 5 अपर डायरेक्शन पे 5 लोअर डायरेक्शन में, तो ये क्या है, फुलफिल्ड। ठीक है, ये डी के लिए फुलफिल्ड है। उसने कहा या तो किसी ऑर्बिटल का जो आउटर मोस्ट वाली शेल है, बाहर वाली शेल है, लास्ट वाली शेल है, लास्ट वाली जो ये है वो फुलफिल हो तो वो स्टेबल होता है मॉलिक्यूल। वो क्या होता है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और अगर वो फुलफिल्ड नहीं है तो वो हाफ फिल्ड हो। इसका मतलब, इसका हाफ फिल्ड का मतलब क्या है, इसमें 1 हो। इसका हाफ फिल्ड का मतलब क्या है, बिल्कुल हाफ, 10 6 का आधा कर दो 3, ये हो तो ये क्या है, हाफ फील्ड। ये भी क्या है, ये पी के लिए हाफ फील्ड है, ये एस के लिए हाफ फील्ड है। डी के लिए हाफ फील्ड क्या होगी, ये वाली, जब फुल फील्ड का बिल्कुल आधा हो जाए हाफ फील्ड,
तो उसने कहा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये या ये। अगर फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है तो उसके बाद थोड़ी स्टेबिलिटी होती है, उसके बाद कौन स्टेबल होता है? हाफ फील्ड। या तो हाफ फील्ड यानी जिसके आउटर मोस्ट वाली शेल का ऑर्बिटल फुलफिल्ड होगा वो स्टेबल होगा, या हाफ फील्ड होगा वो स्टेबल होगा। तो एक क्वेश्चन माइंड में आया कि अंकल जरा ये बता दो, अगर ये वाली सिचुएशन हो जाए यहाँ पे तो इसे क्या बोलेंगे, फुलफिल्ड या हाफ फील्ड? तो इसे ना तो फुलफिल्ड बोलेंगे ना इसे हाफ फील्ड बोलेंगे, ये है पार्शियली फील्ड। सर अंकल अगर ये हो तो ये भी पार्शियली फील्ड, ठीक है। इस केस में अंकल अगर ये हो जाए तो ये क्या होगा, फुलफिल्ड या हाफ फील्ड? जी पार्शियली फील्ड। अंकल ये वाला क्या होगा, पार्शियली फील्ड। ये वाला क्या होगा, पार्शियली फील्ड। तो हाफ फील्ड कब होगा? हाफ फील्ड का मतलब बिल्कुल आधे, ये दिस इज द हाफ फील्ड। हाफ फील्ड का मतलब बिल्कुल आधे, दिस इज द हाफ फील्ड। उन्होंने कहा हाफ फील्ड या फुल फील्ड, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हाफ फील्ड या फुल फील्ड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी लेने के लिए ये किया गया। अब आप देखिए क्रोमियम का 4s बाहर वाला था लेकिन इसका s फुलफिल्ड है तो ये स्टेबल है, s तो स्टेबल हो गया, लेकिन d में तो 4 ही रह गए। d में क्या हो गए, ये सिचुएशन क्रिएट हुई, तो ना तो ये हाफ फील्ड है और ना ये फुलफिल्ड है, तो ये अनस्टेबल है। उसने क्या किया, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन जंप करा दिया, एक इलेक्ट्रॉन जंप करा दिया कहाँ पर, यहाँ पर। तो इसको क्या बना दिया, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप हो गया तो ये तो बन गया 4s1 और ये हो गया 3d5। अब s के केस में ये क्या हो गया, हाफ फील्ड, और d के केस में भी ये क्या हो गया, हाफ फील्ड। तो दोनों क्या हो गए, स्टेबल। दोनों क्या हो गए, स्टेबल। मैंने कहा या तो कोई आउटर मोस्ट हाफ फील्ड हो या आउटर मोस्ट फुल फील्ड हो तो वो स्टेबल होते हैं। तो इस केस में ये दोनों क्या हो गए थे, स्टेबल। स्टेबिलिटी के लिए क्रोमियम का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है और ये होता है, ना कि ये वाला। क्लियर हो गई बात। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये तो स्टेबल था तो इसको अनस्टेबल क्यों करा? भाई ये पहले भी स्टेबल था और ये हाफ फील्ड में भी तो स्टेबल ही है, लेकिन उसकी वजह से ये भी स्टेबल हो गया। तो इनको स्टेबिलिटी देने के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का ये होता है, ना कि ये। क्लियर हो जाती है बात। चलिए अब यहाँ बात करते हैं कॉपर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 रूल के हिसाब से हमने ये कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, ठीक है। यानी लास्ट क्या बन रहा है, 4s फुलफिल्ड है और 3d जो है वो ना तो फुलफिल्ड है, ना तो वो फुलफिल्ड है और ना ही वो हाफ फील्ड है। ये पार्शियली फील्ड और पार्शियली फील्ड अनस्टेबल होता है। तो क्या है, स्टेबिलिटी देने के लिए क्या हुआ, फिर इस 4s ने इस 3d को एक इलेक्ट्रॉन जंप करा दिया यहाँ पर। जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करा दिया यहाँ पर तो ये क्या बन गया, हाफ फील्ड, एक रह गया यहाँ पे। और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो ये क्या हो गया, फुल फील्ड। ये कैसे हो गया, फुल फील्ड। 9 थे 10 हो गए और 10 होते ही क्या हुआ, फुल फील्ड। और अभी भी तो बताया फुल फील्ड भी स्टेबल और हाफ फील्ड भी स्टेबल। तो इसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी लेने के लिए इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया और वो क्या था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10. This is the configuration of copper and this is the final configuration of chromium. ठीक है, तो these are two exceptional in this configuration. यानी इन सब के कॉन्फ़िगरेशन में क्रोमियम का और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा एक्सेप्शनल होता है, अलग होता है। आप फिर देख लीजिए, नॉर्मल भरा जाना चाहिए था ऐसे, जो रूल है उसके हिसाब से ऐसे भरा जाना चाहिए था, लेकिन हुआ कैसे ऐसे, इसी तरीके से भरा जाना था ऐसे, भरा कैसे, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सेप्शनल है। ये 24 और 29 याद रखना, ये एक्सेप्शनल, इन पे स्टार लगा लेना। अब ये एक्सेप्शनल क्यों है, तो वो बता दिया, ड्यू टू गेटिंग द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी लेने के लिए इन्होंने ऐसे किया है। ठीक है, आप इसको देखिए, फिर हम बात करते हैं किसकी, ट्रिक की। बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं ना ट्रिक का, कि सर ट्रिक कब सिखाओगे, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट बता दिया, ट्रिक कब सिखाओगे। तो 2 मिनट बाद, 2 सेकंड बाद आप इसको देखिए और फिर ट्रिक देखते हैं। देखो आप इसको पहले। तो चलिए, बारी आ गई है बच्चों, अब किस चीज़ की बारी आ गई है, आपकी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होती हैं और आपके लिए लेके आ गए हैं हम क्या, ट्रिक 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 ट्रिक। चलिए क्या है ट्रिक, वो देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं बच्चों ट्रिक। तो ट्रिक के लिए आपको 2 बातें पता होनी चाहिए। पहली कि हमारे पास 4 सबशेल होती हैं, S, P, D और F, ये सभी को पता है, शुरू से बार बार करते आ रहे हैं।
एस सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, डी सबशेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एफ सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 14। तो ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये ट्रिक के लिए पता होना चाहिए। बस हो गई ट्रिक। सर यही ट्रिक थी? हाँ यही ट्रिक थी। अब देखो अब आपको कैसे करना है। अब सर हमें तो वो याद नहीं हुआ, बस 1s के बाद 2s आएगा, 2s के बाद 2p आएगा, 2p के बाद 3s आएगा, 3p आएगा, 3 कैसे याद करें? वो याद हो जाए तो ठीक, नहीं तो ये वाला ट्रिक देखो। अब क्या करना है आपको, एक वर्डिंग याद करनी है आपको। कैसे? आपको याद करना है स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, हो गया याद? बस यही है ट्रिक। कैसे? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, हो गया याद? एस से स्कूल, जहाँ जहाँ एस है वहाँ स्कूल लगा दो, जहाँ जहाँ पी है, लो मैं लिख देता हूँ, जहाँ एस है वो स्कूल है, जहाँ पी है वो पब्लिक है, जहाँ डी है वो दिल्ली है, और जहाँ एफ है वो फाड़ू है, फाड़ू। हो गया? ये याद कर लो आप, बस यही ट्रिक है। स्कूल 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 पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। सर इससे ट्रिक बन गई है? हाँ जी बन गई। अब देखो, अब एस को नंबर देने लगो, 1s, उसके बाद क्या आएगा 2s, उसके बाद क्या आएगा 3s, उसके बाद क्या आएगा 4s, उसके बाद क्या आएगा 5s, उसके बाद क्या आएगा 6s, उसके बाद क्या आएगा 7s, उसके बाद क्या आएगा 8s। एस को नंबर दे दिए। अब आ जाओ वापस, अब पी से शुरू करते हैं। अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए, वो क्या है कि एस सब शेल कहाँ से शुरू होती है 1 से, जबकि पी कहाँ से शुरू होती है 2 से, और डी कहाँ से शुरू होती है 3 से, और एफ कहाँ से शुरू होती है 4 से। ये भी आपको पता होना चाहिए कि एस सब शेल कौन सी ऑर्बिटल से शुरू होती है 1st से, पी सब शेल 2nd ऑर्बिटल में होती है, डी सब शेल 3rd ऑर्बिटल में होती है, उससे पहले नहीं होती है, और एफ सब शेल 4th ऑर्बिटल में होती है, उससे पहले नहीं होती। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो एस हमने कहाँ से शुरू करी 1 से, पी कहाँ से शुरू करेंगे 2 से। चलिए भाई 2 लगा दो, 2p, 2 के बाद कौन आएगा 3p, 3p के बाद कौन आएगा 4p, 4p के बाद कौन आएगा 5p, 5p के बाद कौन आएगा 6p, 6p के बाद कौन आएगा 7p। p भी खत्म। अब d कहाँ से शुरू होता है 3 से, तो d जहाँ भी है वहाँ से 3 से शुरू कर दो, 3d, 3d के बाद 4d, 4d के बाद 5d, 5d के बाद 6d, d भी खत्म। अब f कहाँ से शुरू होता है 4 से, तो जहाँ से f शुरू हो रहा है वहाँ 4 लगाना शुरू कर दो। कहाँ है f, कहाँ है f, ये रहा f, 4f, 4f के बाद 5f। हो गया, हो गया। सर क्या हुआ? हो गया ना? बस अब क्या है, अब तो यही सीरीज मिल गई आपको। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर दो। अब अगर सपोज करो, अब आपको क्या करना है, अब कॉन्फ़िगरेशन आपको मिला सोडियम का भर दो जी 11, तो भरो 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, बस ऐसे भरते चले जाओ अब इलेक्ट्रॉन। अब आप इलेक्ट्रॉन भरते चले जाओ। सपोज करो आपको भरना है 25, लो जी 25 का भरना है, तो क्या करो, अब आपको ये नहीं कि कौन किसके बाद आएगा, ऐसे शुरू हो गया। अब ये सीरीज बन गई आपके लिए, यही सीरीज है 25, 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना, 3p6 4s2, ठीक है, 3d5। देखो आप इसको लगा लो साइज, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। लगा लो आप, ऐसे लगा लो ना, वही तो आया। देखो मतलब कहने का, आपको अब याद नहीं करना है, आपको तो बस ये याद करना है कि स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। और S 1 से शुरू होता है तो 1s 2s 3s 4s सबको दे दिया। P 2 से शुरू होता है 2p 3p 4p, जितने p हैं सबको आगे तक नंबर दे दिया। D 3 से शुरू होता है 3d 4d 5d, F 4 से शुरू होता है दे दो। उसके बाद ये लिखा हुआ है, आप किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन भरते चले जाओ, यही सीरीज़ मिल जाएगी आपको। चाहो तो आप एक ये सीरीज़ ऐसे लगातार लिख लो। पहले किसको लिखा है 1s को, उसके बाद 2s को, उसके बाद 2p को, उसके बाद 3s को, उसके बाद 3p को, उसके बाद 4s को, उसके बाद 3d को, उसके बाद 3d के बाद 4p को, 4p के बाद 5s को, 5s के बाद 4d को, 4d के बाद so on। आप ऐसे ही लिखते चलो, मतलब यही सीरीज़ आपको ऐसे मिल गई। पहले इसमें, फिर 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 ऐसे भरते चले जाओगे। अब आपको ये वाला नहीं करना,
ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप भर सकते हो। ये रहा, आपसे कहता है 30 का भर दो भाई, जिंक का भरना है तो क्या, 2 एस में फिर 2, पी में 6, फिर एस में 2, फिर पी में 6, फिर एस में 2, फिर डी में कितने 10, गिनो 10 12 18 20 26 28 30 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, मतलब आपको याद नहीं करना है, वो ऐसे वाला नहीं करना है जो अभी बनाया था ना, 1s 2s 2p 3s 3p, पहले यहाँ आया फिर यहाँ आया फिर यहाँ आया फिर यहाँ, ये नहीं याद करना। आप 2 मिनट कहीं भी ट्रिक में आप जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखें 2 मिनट में लिख लो, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, और 1 2 3 नंबर देते चले जाओ, ये याद रखना है आपको, कॉन्फ़िगरेशन भर दो। बस एक बात और पता होनी चाहिए, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 आ सकते हैं। एस फर्स्ट ऑर्बिट से शुरू होता है, पी सेकंड ऑर्बिट से शुरू होता है, डी थर्ड ऑर्बिट से शुरू होता है, एफ कहाँ से शुरू होता है, एफ फोर्थ ऑर्बिट से शुरू होता है। आपसे पूछा जाए कि क्या 3f पॉसिबल है, क्या 3f पॉसिबल है, तो नहीं जी, एफ फोर्थ ऑर्बिट से शुरू होता है, 3f 2f 1f पॉसिबल नहीं है। ये भी आपका एक क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा जाए कि क्या 1p पॉसिबल है, आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ये, क्या 1p पॉसिबल है, नहीं जी 1p पॉसिबल नहीं है, 1p पॉसिबल नहीं है, 1 में केवल s होता है। p कहाँ से शुरू होता है, p 2p पॉसिबल है, हाँ जी 2p पॉसिबल है, p 2 से शुरू होता है। क्या 2d पॉसिबल है, नहीं जी 2d पॉसिबल नहीं है, d कहाँ से शुरू होता है, d 3 से शुरू होता है। 1d पॉसिबल है, नहीं जी 1d भी पॉसिबल नहीं है, क्यों, d 3 से शुरू होता है। 3d के बाद 3 4d 5d सब हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। तो d 3 से शुरू होता है, f 4 से शुरू होता है, इससे पहले अगर 3f आता है 2f आता है तो नहीं पॉसिबल है। d से पहले 2d या 1d आता है तो नहीं पॉसिबल है। p से पहले 1p पॉसिबल नहीं है, 1s पॉसिबल है, 2s s तो सारे पॉसिबल हैं। तो इस तरीके से आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगा आपको। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।